हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में डिस्कस करूंगा और ये इस लेक्चर का पार्ट 1 है। माय नेम इज़ डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ एंड आई एम ए फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़ एट स्टडी आईक्यू। आपको याद दिला दूं कि स्टडी आईक्यू के आईबीपीएस और एसएससी सीएचएसएल के लिए जो सक्सेसफुल पेन ड्राइव कोर्सेज हैं अब वो सीडीएस और क्लैट के लिए भी अवेलेबल हैं। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, और या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके डिटेल्स देख सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 को कई बार ग्रेट वॉर या फिर ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है, या फिर वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। ये एक ऐसी लड़ाई जो बाकी सारी लड़ाइयों को ख़त्म कर देगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कुछ साल बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, लेकिन उस समय कहा गया था कि इतनी बड़ी लड़ाई है कि हो सकता है आने वाले 50-60 साल में कोई दूसरी लड़ाई ना हो। और ग्रेट वॉर इसीलिए कहते थे क्योंकि उस वक्त तक इतनी बड़ी लड़ाई कई सालों में, कई सदियों में नहीं हुई थी, तो इसीलिए इसके अलग अलग नाम हैं। और वर्ल्ड वॉर 1 तब उसे कोई नहीं कहता था, क्योंकि ऑब्वियसली तब तक वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुआ था। जब 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद इसका नाम बदल के वर्ल्ड वॉर 1 किया गया। तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये चला, और इसमें मरने वालों की संख्या थी 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ 10 लाख सोल्जर्स इसमें मारे गए, और 60 लाख सिविलियंस, आम नागरिक भी इस लड़ाई में मर गए। भी 2 करोड़ लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए, और ज़ख्मी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब हम देखेंगे कि दोनों तरफ से लड़ाई लड़ने वाले कौन कौन से देश थे या फिर एम्पायर्स थे। तो एक तरफ थे अलाइड पावर और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर में सबसे पहला देश है रशिया, फिर फ्रांस, फिर ब्रिटेन। अमेरिका 1917 में ज्वाइन किया इसने, और 1 साल की लड़ाई अमेरिका ने भी लड़ी। इसके अलावा जापान भी इनके साथ शामिल था। दूसरी ओर सेंट्रल पावर्स में सिर्फ 3 आपको देश याद रखने हैं। सबसे पहला है ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। इसे कई बार ऑस्ट्रिया हंगेरी भी आप लिखा हुआ पाएंगे। ये आज के जो 2 देश हैं, ऑस्ट्रिया और हंगरी, यूरोप के बीच में, सेंट्रल यूरोप में, उन दोनों देशों के ऊपर लगभग एक किंगडम था, उसे ऑस्ट्रिया हंगरी कहा जाता है। और यहाँ पे जो डायनेस्टी राज करती थी उसका नाम था हैब्सबर्ग डायनेस्टी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर की। दूसरा था जर्मनी, और तीसरा है ऑटोमन एम्पायर, जो कि मॉडर्न डे टर्की का जो इलाका है उसके ऊपर उसका राज था। इस मैप में आप देखेंगे जो ऑरेंज कलर में आपको देश दिख रहे हैं वो हैं सेंट्रल पावर्स। तो ये है जर्मन एम्पायर, ये है ऑस्ट्रिया हंगरी, ये है ऑटोमन एम्पायर। ये पूरा ऑटोमन एम्पायर है, टर्की, आज का सऊदी अरेबिया और इराक का जो पूरा हिस्सा है। और उसके अलावा ये सब ऑरेंज में अफ्रीका में कॉलोनीज़ हैं, टोगो, कैमरून, तंजानिया, ये सभी जर्मनी की कॉलोनीज़ थी। और जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, तो देखिए फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये 3 सबसे बड़े बड़े देश। उसके बाद ये जितना भी एरिया है ये सब इनकी कॉलोनीज़ हैं। जैसे कि उस वक्त भारत भी एक कॉलोनी था, और सहारा के, वेस्टर्न सहारा के देश फ्रांस की कॉलोनी थे, और ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ का हिस्सा था, और कनाडा भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा था। तो ये सभी देश अलाइड पावर्स की तरफ से लड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध के 4 मुख्य कारण बताए जाते हैं। तो इसके लिए आप एक्रोनिम याद रख सकते हैं, मेन, MAIN। पहला है मिलिट्रिज्म, दूसरा है अलायंस सिस्टम, तीसरा इंपीरियलिज्म, और चौथा है नेशनलिज्म। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है मिलिट्रिज्म। तो इसमें हर देश ने अपने आप को कई तरह के आधुनिक हथियारों से लैस करने की कोशिश करी। मशीन गन्स का आविष्कार इसी वक्त हुआ था, और पहली बार दुनिया में मशीन गन्स प्रथम विश्व युद्ध में ही इस्तेमाल हुई। टैंक का भी पहली बार इस्तेमाल ब्रिटेन ने किया प्रथम विश्व युद्ध में। बड़े बड़े जहाज़ बनाए गए जो कि काफ़ी तेज़ थे, और उन पर बड़ी बंदूकें लगी थी, और इसमें भी ब्रिटेन और जर्मनी सबसे अग्रणी थे। आर्मी का साइज़ बहुत बढ़ा दिया गया था। इससे वर्ल्ड वॉर 1 के पहले आर्मीज़ इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन युद्ध की तैयारियों के लिए कई देशों ने बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी करके रख दी। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी सबसे आगे थे। ब्रिटेन और जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैला था, और ये सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ थे। इसीलिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल किया अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। यानी कि अलग अलग फैक्ट्रीज़ में टैंक का प्रोडक्शन हो रहा है, नई मशीन गन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, रॉकेट्स बनाने की कोशिश करी जा रही है। ये सब ब्रिटेन और जर्मनी में हो रहा था, लेकिन दूसरे देश भी कोशिश कर रहे थे कि हम ब्रिटेन और जर्मनी की बराबरी कर लें, लेकिन ये दूसरों से कई गुना आगे थे।
इस मिलिटरिज्म के कारण एक अवधारणा बन गई कई देशों में कि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि हमें कोई दूसरा देश हरा नहीं सकता। तो ये एक बहुत ही गलत धारणा थी और इसी धारणा के पीछे कई देशों ने अपनी आर्मी का साइज़ बढ़ाया। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था बड़ी आर्मी या फिर मॉडर्न आर्मी बनाने का। उसके बाद है अलग अलग संधियां या अलायंसेस जो कि यूरोप में साइन करी गई। तो देखिए, यूरोप में 19वीं शताब्दी में पावर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग देशों ने एक दूसरे के साथ गुपचुप समझौते कर लिए। कई सारी सीक्रेट ट्रीटीज साइन करी गई जो दूसरे देशों को पता नहीं होता था कि इन दो देश के बीच में कोई अलायंस है या फिर कोई समझौता हुआ है। तो आपको सिर्फ दो अलायंसेस याद रखनी है बड़ी बड़ी, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला है ट्रिपल अलायंस, नाम से ही पता चल रहा है कि 3 देश होंगे, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ये साइन हुआ था 1882 में। दूसरा है ट्रिपल ऑन्टांट, ये था 1907 में, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच। पहले 1904 में ब्रिटेन और रशिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, इसे कहा जाता है एंतांत कोर्डियाल। अगर किसी को मेरे फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन से दिक्कत है तो माफ़ कीजिएगा, मुझे फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती है। तो देखिए, ये एंतांत कोर्डियाल 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, और जब रशिया इससे जुड़ा तो ये हो गया ट्रिपल एंतांत 1907 में। तो अब देखेंगे आपकी इन्हीं तीन कंट्रीज़ जो मेन कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वॉर 1 के, वो यही 3 थे। इस मैप से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, ब्राउन कलर का जो एरिया है वो सारे देश हैं ट्रिपल अलायंस का हिस्सा। तो जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। याद रखिएगा, इटली जो है वो ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, लेकिन उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया। उसने दल बदल लिया और जब लड़ाई शुरू हुई उसके कुछ महीनों बाद उसने फ्रांस और ब्रिटेन से हाथ मिला लिया और इनकी ओर से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। तो इटली ने अपना पाला बदल लिया, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर आप देख सकते हैं कि कई अलग अलग देश हैं जो आज का चेकोस्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन, रोमेनिया और क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली का कुछ हिस्सा। तो ये सभी अलग अलग एथनिक लोग हैं जो कि इस ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा थे। तो जैसे आज भारत एक बहुत ही वाइब्रेंट देश है, कई तरह के अलग अलग एथनिसिटीज़ हैं, उसी तरह से ऑस्ट्रिया हंगरी भी था, लेकिन ये टूट गया। और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी और बाल्कन्स का हिस्सा एक देश नहीं बन पाया तो भारत कैसे बन सकता है। लेकिन भारत पिछले 70 सालों से एक सक्सेसफुल देश की तरह चल रहा है, आज भी एक है, संगठित है। एक आपने वर्ड सुना होगा बॉल्कनाइजेशन। कहा जाता है आज़ादी के टाइम पे कि भारत का बॉल्कनाइजेशन हो जाएगा, अंग्रेज़ों ने ऐसा कहा था। बॉल्कनाइजेशन का मतलब है कि देखिए, ये बॉल्कन्स हैं, ये इलाका पूरा बॉल्कन्स कहलाता है। तो ये सभी देश, रोमानिया, बल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, ये बॉल्कन कंट्रीज़ हैं और इनमें कई बार आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं और इनके एरिया बदलते गए हैं। तो भारत में भी बॉल्कनाइजेशन होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स ने कहा था आज़ादी के समय, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए फिर से आते हैं विश्व युद्ध पे। अब आप इस मैप को फिर से देखेंगे तो आप इसमें समझ पाएंगे कि जो जो पार्टनर्स थे इन अलायंसेस में वो कैसे एक साथ हुए। तो ये ऑरेंज कलर में देखेंगे जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन और ये इनके उपनिवेश, और इसके साथ ही बाकी पूरी दुनिया जो हरे रंग में है ये आपको दिखेगी अलाइड पावर्स का एरिया। तो आप यहीं पे देख सकते हैं ये अलाइड पावर्स क्षेत्रफल में ज़्यादा बड़ा था, तो इनके जीतने के चांसेस पहले से ज़्यादा हो गए थे क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे। ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के बीच में जो समझौते थे। तो देखिए, इटली और जर्मनी के बीच में 1882 और ऑस्ट्रिया हंगरी भी, तो ये था ट्रिपल अलायंस। और उसके अलावा जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के बीच में भी 1914 में एक समझौता हुआ। फिर रशिया और फ्रांस के बीच में 1894 में एक डील हुई थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ 1907 और 1904 के समझौते याद रखने हैं। तो 1904 में हुआ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एंतांत कोर्डियाल, और रशिया जब जुड़ गया इसमें 1907 में, तब ये हो गया ट्रिपल एंतांत। ये कार्टून छपा था वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने के पहले जब ये अलायंसेस हुई थी। आप देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा बच्चा है सर्बिया, और अगर ये कह रहा है कि अगर आप मुझे मारोगे, ऑस्ट्रिया को ये कह रहा है
आप अगर मुझे मारोगे तो आपको रशिया मारेगा, और रशिया के पीछे जर्मनी है। मतलब सब एक दूसरे को मारने जा रहे हैं, जबकि झगड़ा इनका आपस में है ही नहीं। झगड़ा तो सिर्फ इन दोनों का है, सर्बिया और ऑस्ट्रिया का। ये बात बिल्कुल सच साबित हुई, और झगड़ा सर्बिया से ही शुरू हुआ। आगे हम देखेंगे कैसे। उसके पहले इम्पीरियलिज्म। तो देखिए, सारे पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो चाहते थे कि हम अफ्रीका में, एशिया में अपनी अलग अलग कॉलोनीज़ बनाएं, जितना हो सके एरिया हम कब्जा कर लें। इसको कहा गया था स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका की दौड़, कि जितना तेज़ी से आप एरिया कैप्चर कर सकते हैं आप कर लीजिए, क्योंकि अफ्रीका बहुत ही बड़ा था और पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ था। तो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका 1880 के बाद शुरू हुआ, जब बड़े बड़े देशों ने लंबे चौड़े एरिया अफ्रीका में कब्जे कर लिए, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, इन सब ने, बेल्जियम, ब्रिटेन, इन सब में लीडर था। और सब चाहते थे कि हम ब्रिटेन का मॉडल कॉपी करें, क्योंकि ब्रिटेन काफ़ी सक्सेसफुल था। जैसा कि आपने इंडिया में भी देखा होगा, इंडिया पे राज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ब्रिटिश इसमें सक्सेसफुल रहे। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पे एक वक्त ब्रिटिश एम्पायर का राज था, तो कहीं ना कहीं इनका मॉडल सक्सेसफुल था। और इस 25% एरिया के कारण इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा मैन पावर मिला। तो देखिए, भारत से 13 लाख सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटेन को मिल गए। ये नंबर ब्रिटेन के अपने खुद के सोल्जर्स से ज़्यादा था। ब्रिटेन की आर्मी में ब्रिटिश सोल्जर्स इतने नहीं थे जितने भारतीय सोल्जर्स थे। एक और कारण है नेशनलिज्म। ये जो देशभक्ति की भावना है 19वीं शताब्दी में, इसने पूरे यूरोप को अपने आप में जकड़ लिया। और ये देशभक्ति बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोली यूरोप के कई देशों में, जैसे कि जर्मनी, इटली और बाल्टिक देश जो आपको मैंने बताया। हालांकि ये बाल्टिक स्टेट तब इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये या तो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंडर में थे या फिर ऑटोमन एम्पायर के इन्फ्लुएंस में थे। लेकिन ये चाहते थे कि हम भी अपने नेशनलिज्म को फॉलो करें, हम अपने अलग देश बनाएं। जैसे कि जर्मनी और इटली ने अपने आप को एक देश की तरह जोड़ा है, उसी तरह से हम भी अलग अपना देश बनाएंगे। और इन्हीं देशों में एक धारणा बनी कि लड़ाई जो है वो ग्लोरियस है, यानी कि लड़ाई लड़के ही एक देश महान बन सकता है। किसी भी देश की महानता वो कितनी लड़ाइयाँ जीतता है या फिर कितना बड़ा एरिया लड़ाई के बाद जीत लेता है, उसी से तय होगा। तो ये एक बहुत ही खतरनाक धारणा बन गई थी, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा वर्ल्ड वॉर 1 का। कुछ और भी कारण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट्स ऑफ डार्डेनेल्स के बारे में। ये स्ट्रेट्स ऑफ डार्डेनेल्स क्या हैं? तो देखिए, ये है एजियन सी, और ये है ब्लैक सी, ये टर्की है। तो देखिए, इन एजियन सी और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट्स ऑफ डार्डेनेल, और ये यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रेट और है, इसे कहते हैं स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्फोरस। इन दो स्ट्रेट्स के थ्रू रशिया, यहाँ से ये देखिए, ये उस वक्त रशिया था, अब ये यूक्रेन है, ये क्रीमिया है जो कि अब फिर से रशिया का हिस्सा है 2014 से, लेकिन उस वक्त ये पूरा रशियन एम्पायर था। तो यहाँ से रशिया के जहाज़ एजियन सी और मेडिटेरेनियन होते हुए पूरी दुनिया से जुड़ते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था रशिया के लिए, और अगर यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से हावी हो जाएगा तो रशिया के लिए मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए रशिया नहीं चाहता था कि यहाँ पे किसी और का इन्फ्लुएंस बढ़े, और ये भी एक कारण था कि उसने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ अटैक कर दिया। यूरोप में एक धारणा थी कि जो भी अब लड़ाई होगी वो बहुत ही छोटी होगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, साइंस ने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है, नए तरह के हथियार बन चुके हैं, इसीलिए अब लड़ाई बहुत ही छोटी होगी, कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर वॉर को ग्लोरीफाई किया गया, युद्ध को ग्लोरीफाई किया अलग अलग किताबों ने, अखबारों ने, लेखकों ने। उन्होंने कहा कि लड़ाई तो ज़रूरी है, बिना युद्ध के कोई देश बन ही नहीं सकता, कोई देश महान नहीं हो सकता, कोई देश बढ़ नहीं सकता और ऊंचाइयां नहीं छू सकता, तरक्की नहीं कर सकता। तो युद्ध तो हमें करना ही चाहिए। फिर एक बड़ा रीज़न है बॉल्कन्स का। बॉल्कन जो एरिया मैंने आपको बताया, इस मैप में आप फिर से देखिए, ये 1912 का मैप है। तो बॉल्कन कंट्रीज़ हैं जो आज के देश हैं, जैसे बोस्निया, क्रोएशिया, सर्बिया, मॉन्टीनीग्रो, अल्बानिया, रोमानिया और बल्गारिया। उस वक्त ये सभी इंडिपेंडेंट नहीं थे। ये हिस्सा पहले पूरा ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। 600 साल लगभग ऑटोमन एम्पायर ने इस पूरे हिस्से पे राज किया, लेकिन 19वीं शताब्दी में रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस, इन सब ने ऑटोमन से अपने आप को आज़ाद कर लिया, और कुछ समय बाद सर्बिया भी आज़ाद हो गया ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद से। लेकिन अब
जो ब्राउन कलर में, लाइट ब्राउन कलर में ये एरिया है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी का एरिया था उस वक्त। तो यहाँ पे अब ये देश बोस्निया, ये भी चाहता था कि हम भी आज़ाद हों, क्रोएशिया भी चाहता था कि हम आज़ाद हों। इसीलिए बाल्कन में हमेशा लड़ाइयाँ रही और 1890 से लेकर 1912 के बीच में यहाँ पे 3 अलग अलग लड़ाइयाँ हुई। बाल्कन में 3 अलग अलग लड़ाइयाँ हुई वर्चस्व के लिए, और इनमें मेनली ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और इधर से रशिया। तो आप देखेंगे इन तीनों के बीच में ये एरिया है, इसीलिए तीनों चाहते थे कि हमारा आधिपत्य हो, और इन तीनों के बैकिंग के कारण यहाँ पे 3 लड़ाइयाँ हुई। इसीलिए इसे कहते हैं पाउडर केग ऑफ यूरोप। पाउडर केग का क्या मतलब है कि एक बारूद से भरा हुआ कंटेनर है और इसमें कभी भी आग लग सकती है, और ऐसा ही हुआ, इसमें आग लग गई। और वो घटना क्या थी? वो थी आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। ये आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड कौन थे? ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के प्रिंस थे, राजकुमार थे, और अगले राजा यही बनने वाले थे। इनके अंकल की मौत के बाद इनका राजा बनना तय था, पहले से एक घोषणा हो चुकी थी कि यही अगले राजा बनेंगे। तो ये अपनी वाइफ के साथ ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में अपने साराजेवो नाम के शहर में आए थे एक टूर पे, और ये शहर अब बोस्निया में है। तो यहाँ पे इन पे हमला हुआ, बंदूक से गोली मार दी गई। गैवरिलो प्रिंसेप नाम के आदमी ने इन पे हमला किया। ये इसके साथ कुछ और भी लोग थे जो ब्लैक हैंड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बिलोंग करते थे। ये नाम याद रखिएगा, ब्लैक हैंड। दिन था 28 जून 1914। तो अब आप सोच सकते हैं कि राजकुमार की हत्या हो गई है तो बहुत कुछ ना बड़ा रिस्पॉन्स ही आएगा। तो वही आगे हुआ, धमकी दी गई सर्बिया को। क्यों? क्योंकि सर्बिया जो कि बोस्निया का पड़ोसी था और एक अलग किंगडम था, ऐसा कहा जा रहा है कि सर्बिया बोस्निया को मदद कर रहा था इंडिपेंडेंट होने के लिए, और सर्बिया के लोगों ने ही ये साजिश रची, सर्बिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने ये साजिश रची कि फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाए। तो इसीलिए हाँ, आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार साराजेवो की लोकेशन। ये साराजेवो है बोस्निया, और ये किंगडम ऑफ सर्बिया था उस वक्त, और ये पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि आप हमारी कुछ मांगे मान लीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए। और ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग मांगे थी, बिना लड़ाई के कोई कैसे सरेंडर कर सकता है। उन्होंने कहा था कि आप हथियार डाल दीजिए, अपनी पूरी आर्मी ख़त्म कर दीजिए, और अब सर्बिया पे हमारा कब्जा होगा। सर्बिया ने मदद मांगी रशिया से, और रशिया मौका ढूंढ रहा था कि हम इस मामले में फिर से इंटरफेयर करें बाल्टिक्स में। और एक और कारण था कि स्लाविक लोगों का सर्बिया में रहना। रशिया और सर्बिया, इन दोनों में जो लोग रहते हैं उन्हें स्लाव कहा जाता है। ये स्लाविक एथनिसिटी के लोग हैं, ये एक ही एथनिसिटी है। तो इन्होंने कहा कि आप तो हमारे भाई बंधु हैं, आपकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए रशिया ने अपनी आर्मी इकट्ठी करनी शुरू करी, और पीछे जर्मनी के पास गया ऑस्ट्रिया हंगरी। तो देखिए, जब सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने याद दिलाया कि सर 1882 में हमने एक ट्रीटी साइन करी थी, वक्त आ गया है कि अब आप उस पर खरे उतरें। तो जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी को कहा कि वी आर गिविंग यू अ ब्लैंक चेक, हम आपको एक खाली चेक दे रहे हैं, आपको जो करना है करिए, आपको हम पीछे से पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे लड़ाई की घोषणा कर दी। तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने लड़ाई की घोषणा करी सर्बिया पे, उसके तुरंत बाद रशिया ने जर्मनी पे लड़ाई की घोषणा करी, और कुछ ही दिन बाद फ्रांस ने भी जर्मनी पे लड़ाई की घोषणा कर दी। क्यों? क्योंकि रशिया और फ्रांस, अगर आपको याद हो तो ये ट्रिपल एंटॉन्ट ट्रीटी से बंधे हुए थे, यानी कि एक दूसरे की मदद करना इनका फ़र्ज़ था लीगली। इसीलिए फ्रांस भी इस लड़ाई में कूद पड़ा। फिर से इस मैप को देखिए, तो अब देखिए ये है जर्मन एम्पायर। तो जर्मन एम्पायर अब लड़ाई की घोषणा कर चुका है सर्बिया पे, और साथ साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी भी घोषणा कर चुका है लड़ाई की सर्बिया पे। पीछे से रशिया ने बोला है कि हम जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी पे हमला करेंगे, और यहाँ से फ्रांस ने जर्मनी पे युद्ध की घोषणा कर दी है। तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। आप देखेंगे अभी तक ब्रिटेन यहाँ शामिल नहीं हुआ था। इटली ने लड़ाई में आने से मना कर दिया, मैंने आपको पहले भी बताया था। इटली ने कहा, हालांकि ट्रिपल अलायंस का मेंबर था इटली, फिर भी उसने कहा कि नहीं, हम न्यूट्रल रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे हमला किया है, और ट्रिपल अलायंस में ये बात हुई थी कि अगर हम पे कोई हमला करता है तो हम बचाव के लिए इकट्ठे होंगे, ना कि किसी और पे हमला करने के लिए। तो आप अटैक कर रहे हैं, आप डिफेंस नहीं कर रहे। ये बहाना बनाकर इटली ने
इस लड़ाई में शामिल होने से मना कर दिया शुरुआत में। अच्छा, इसे जुलाई क्राइसिस कहा जाता है, ये आपको मैं बताना भूल गया। क्यों? क्योंकि ये 28 जून को आपको याद होगा फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हुई और ये सारी घटनाएं जुलाई में हुई। इसे जुलाई क्राइसिस इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि ये मेनली डिप्लोमेटिक क्राइसिस थी और पूरी कोशिश करी गई कि लड़ाई ना हो, तो इसलिए अलग अलग देशों के डिप्लोमेट एक दूसरे के राजधानी जाते रहे। कई सारे टेलीग्राम एक्सचेंज हुए राजाओं के बीच में, जो रशियन जार था, जर्मनी का जो राजा था, एम्पायर था, उनके बीच में, काइजर के बीच में। तो इस तरह की एक्टिविटी जब हुई तो इसे कहा गया जुलाई क्राइसिस। इसके बाद लड़ाई छिड़ गई अगस्त में और ये उस समय का न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, जर्मनी डिक्लेयर्स वॉर, ऑल यूरोप इज इन आर्म्स। देखिए, जर्मनी ने एक प्लान अपनाया कि हम सबसे पहले फ्रांस को हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि रशिया हम पे हमला करेगा तो उसको धकेलना बहुत मुश्किल है। रशिया की आर्मी काफ़ी बड़ी है, नंबर में बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले फ्रांस हम पे हमला ना करे, इसलिए हम पहले फ्रांस पे हमला कर देते हैं। और फ्रांस में घुसने के लिए उन्होंने बेल्जियम का रास्ता चुना। इसमें आपको फिर से देखिए, यहाँ पे ये बेल्जियम है, तो जर्मनी ने डायरेक्ट फ्रांस में ना जाने की बजाय उन्होंने बेल्जियम में पहले हमला किया और वहाँ से फ्रांस में घुसने की कोशिश करी। जैसे ही जर्मनी की आर्मी बेल्जियम में घुसी, ब्रिटेन ने जर्मनी पे युद्ध घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच में भी एक समझौता हुआ था लगभग 70 साल पहले। 1839 में एक ट्रीटी हुई थी, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ लंदन। आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस ट्रीटी के तहत बेल्जियम को वादा किया गया था कि कभी भी बेल्जियम पे कोई हमला करेगा तो ब्रिटेन उसकी रक्षा के लिए आएगा। तो इतनी पुरानी ट्रीटी का बहाना बनाकर ब्रिटेन भी इस लड़ाई में कूद पड़ा और जर्मनी पे हमला कर रहा, फ्रांस की मदद करने के लिए उसने अपनी आर्मी भेज दी। जर्मनी इनिशियली काफ़ी सक्सेसफुल रहा, फ्रांस के अंदर घुसने में उसे सक्सेस मिल गई। पेरिस के नज़दीक पहुंच ही गए थे, लेकिन पूरी तरह पेरिस तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद वहाँ पे वो अटैक रुक गया क्योंकि वहाँ पे ब्रिटेन की आर्मी ने आके फ्रांस को सपोर्ट दिया। दूसरी तरफ रशिया में, यानी कि ईस्ट में, रशिया की आर्मी को उन्होंने पूरी तरह से हरा दिया और कई सारे, यहाँ पे लगभग 3 लाख रशियन सोल्जर मारे गए थे इस कैंपेन में शुरुआत के 1 साल के अंदर ही। तो जर्मनी को आप देख सकते हैं काफ़ी सक्सेस मिली। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर, जो कि अगले ही महीने लड़ाई में शामिल हो गया था, उसने रशिया पे हमले शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि ऑटोमन और रशिया कई सदियों से पुराने दुश्मन थे और आपको मैंने स्ट्रेट्स ऑफ डार्डेनेल्स की कहानी सुनाई कि कैसे दोनों एक दूसरे पे कंट्रोल चाहते थे। तो ऑटोमन एम्पायर ने सुएज़ कैनाल पे हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश आइलैंड्स को इंडिया से जोड़ने की ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कड़ी थी। अगर सुएज़ कैनाल पे ऑटोमन का कब्ज़ा हो जाता तो शायद ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 हार भी सकता था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सुएज़ कैनाल इन्होंने बचा लिया, ऑटोमन आर्मी को फिर से पीछे धकेल दिया गया। अब मैं बात करूँगा ट्रेंचेस की। तो ये देखिए, ट्रेंच क्या होता है। ट्रेंच एक खाई की तरह एक गड्ढा है जिसके अंदर ये सैनिक, आप देख सकते हैं यहाँ पे सैनिक इस गड्ढे के अंदर रहते हैं, यहीं से लड़ाई लड़ते हैं, यहीं पे सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। पूरा का पूरा दिन इनका इस गड्ढे में ही बीत जाता है, क्योंकि अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो आप मशीन गन से आप पे फायर हो जाएगा। तो ये भी एक और फोटो है ट्रेंच का। तो ये प्रथम विश्व युद्ध की खास बात है कि ट्रेंचेस पहली बार इतनी लंबी ट्रेंचेस बनाई गई। हालांकि ये ट्रेंचेस कोई नया नहीं है, ट्रेंचेस हमेशा युद्ध में बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत लंबे समय तक ट्रेंचेस में लड़ाई हुई और फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये ट्रेंचेस बनी गई थी और 3 साल तक यहाँ पे स्टेलमेट बना रहा। किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना जर्मनी ज़्यादा आगे बढ़ा ना फ्रांस आगे बढ़ा। और ट्रेंचेस बनाई क्यों जाती थी? आर्टिलरी शेलिंग से बचने के लिए। जो आर्टिलरी के गोले आते थे उनसे बचने के लिए ट्रेंचेस खोदी गई और उनमें सोल्जर्स खड़े रहते थे। लेकिन वहाँ पे कंडीशंस इतनी ख़राब थी, बारिश, पानी और हेल्थ में काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो गए। कई सोल्जर्स बीमार हो गए, गैंग्रीन हो गया उनके पाँव में फंगल इन्फेक्शंस हो गए। इन सब कारणों से कई सारे सोल्जर्स की मौत तो सिर्फ बीमारी से हो गई। और जब भी यहाँ पे आपको ज़मीन कब्ज़ा करनी है तो उसके लिए बहुत सैनिक मारे जाते थे, क्योंकि जैसे ही ट्रेंच से कोई बाहर निकलता था तो मशीन गन का फायर सामने से शुरू हो जाता था। बैटल ऑफ सोम एक लड़ाई थी 1916 में, बैटल ऑफ सोम। इसमें एक दिन में 80,000 अलाइड सैनिक मारे गए थे। इनमें से ज़्यादातर ब्रिटेन और कनाडा के सोल्जर्स थे। तो बैटल ऑफ सोम बहुत फेमस है और कुल मिला के इसमें 3 लाख सोल्जर्स यहाँ भी मारे गए इस बैटल ऑफ सोम में। लेकिन एक दिन में 80,000 बहुत ही बड़ा नंबर है और काफ़ी समय तक शायद अभी भी ये दुनिया में एक दिन में मारे गए सोल्जर्स के नंबर में नंबर 1 पे है।
इतने सोल्जर्स कभी दुनिया में एक दिन में नहीं मारे गए हैं। अब मैं बात करूंगा इसे ग्लोबल वॉर क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई थी। देखिए, अफ्रीका में जो जर्मनी की कॉलोनीज थी, टोगो, टंजानिया, कैमरून, इन सब पे फ्रांस और इंग्लैंड ने हमला कर दिया, तो वहाँ लड़ाई चल रही थी। उसके बाद माइक्रोनेशिया जो कि पैसिफिक ओशन में है, आइलैंड्स हैं कुछ छोटे छोटे, वहाँ पे भी जर्मनी की कॉलोनीज थी। और चाइना में भी कुछ एरियाज़ में उनके ट्रेडिंग पोस्ट थे। कुछ एरिया में जर्मनी वहाँ से व्यापार करता था, तो उनके कुछ शहरों पे उनका कब्जा था। तो इन दोनों जगहों पे जापान ने जर्मनी पे हमला कर दिया, जापानीज़ कॉलोनीज़ पे, जर्मन कॉलोनीज़ पे। तो देखिए, जापान युद्ध में क्यों कूद पड़ा, क्योंकि जापान और ब्रिटेन ने भी एक ट्रीटी साइन करी थी आपस में एक दूसरे का सहयोग करने की, ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस, इसीलिए जापान इस लड़ाई में शामिल हुआ। तो देखिए, कैस्पियन सी में ऑटोमन शिप्स ने रशिया के बंदरगाहों पे हमला करना शुरू कर दिया। तो रशिया के कैस्पियन सी में, इस मैप में आप देखिए, ये ब्लैक सी है, कैस्पियन सी नहीं, ब्लैक सी। ब्लैक सी में ये क्रीमिया है, और क्रीमिया में यहाँ पे है एक शहर जिसका नाम है सेवास्टोपोल। ये रशिया का सबसे इम्पॉर्टेंट नेवल बेस है। तो इस सेवास्टोपोल पोर्ट पे, और यहाँ पे एक शहर है ओडेसा। इस ओडेसा में और सेवास्टोपोल पे ऑटोमन एम्पायर ने हमले शुरू कर दिए। ये है ब्लैक सी पोर्ट, देखेंगे आप, ब्लैक सी में भी लड़ाई छिड़ गई। फिर गैलीपोली टर्की में एक शहर है और एक एरिया है। तो गैलीपोली में हमला किया अलाइड फोर्सेस ने, और मेनली वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सोल्जर्स थे। उस फोर्स का नाम है एनजैक कहा जाता है, उस आर्मी का नाम है एनजैक आर्मी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की जो आर्मी थी। तो यहाँ पे भी बहुत लंबा संघर्ष चला, और यहाँ पे एनजैक को सफलता नहीं मिली पूरी तरह से। यहाँ भी एक स्टेलमेट बन गया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस गैलीपोली कैंपेन की याद में आज भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एनजैक डे मनाया जाता है, वहाँ पे जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी याद में। उसके बाद नेवल वॉर, तो दुनिया के कई सारे समुद्रों में, जैसे कि अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, इन सभी में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में एक नेवल वॉर शुरू हो गई। जर्मनी ने सबमरीन बनाई थी जिनका नाम था यू बोट्स, और ये पहली बार सबमरीन्स जर्मनी ने ही बनाई थी। इन यू बोट्स ने अलाइड जहाज़ों पे हमला करना शुरू कर दिया। तो पहले तो ये सिर्फ नेवी के जो जहाज़ हैं उन पे हमला करते थे, लेकिन बाद में इन यू बोट्स ने सिविलियन पैसेंजर शिप्स पे भी हमला करना शुरू कर दिया। और ये पैसेंजर शिप्स जो कि लोगों को अमेरिका से यूरोप लेकर जाते थे, इन पे एक बोट थी इनमें लुजिटेनिया नाम की, इसमें हमला किया यू बोट ने, और 1200 लोग मारे गए। अटलांटिक ओशन की ये घटना है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था अमेरिका ने ज्वाइन किया वर्ल्ड वॉर 1 को 1917 में, क्योंकि उन्होंने पैसेंजर शिप्स पे हमला करना शुरू कर दिया था जर्मनी ने। तो यूएस के जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वुडरो विल्सन। शुरुआत में उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया था कि हम यूरोप की इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात 1914 की है। लेकिन 3 साल बाद 1917 में यूएस फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हो गया। अब मैं बात करूंगा इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर 1। तो देखिए, लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश फौज के लिए लड़े इस विश्व युद्ध में, और मेनली फ्रांस, मध्य पूर्व यानी कि मेसोपोटामिया जिसे इराक आज कहते हैं हम लोग, और इजिप्ट, इन इलाकों में भारतीय सोल्जर लड़े, और लगभग 50,000 सैनिकों की इसमें मौत हो गई। इंडिया गेट का जो मेमोरियल है वो इसी वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। और इसके अलावा थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर, ये 2 लड़ाइयाँ यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 और थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर, इन 2 लड़ाइयों में जो सैनिक शहीद हुए उनकी याद में इंडिया गेट का मेमोरियल बनाया गया है। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आप एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि कौन सा वो देश था या कौन सा एम्पायर था जिसने सबसे पहले किसी दूसरे देश पे युद्ध की घोषणा करी थी वर्ल्ड वॉर 1 में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पहले कमेंट किया था कि हमें वर्ल्ड वॉर पे वीडियो चाहिए, तो वो लोग तो इसे देख ही रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे लोग भी देखना चाहते हैं, यानी कि इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, व्यूज़ आते हैं इस पर अच्छे, तो ही हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रख पाएंगे। नहीं तो हम इसे डिसकंटिन्यू
करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें नहीं पता कितने लोग चाहते हैं वर्ल्ड वॉर पे वीडियोस देखना। तो आप कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि आप क्या चाहते हैं और फीडबैक दीजिए अपना। थैंक यू वेरी मच।